हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9, डिमांड फॉर मनी एंड इट्स डिटरमिनेंट। तो बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ के थ्रू ही आपको ये कराया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन के साथ। तो दिस चैप्टर डिस्कस इक्विलिब्रियम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई के बीच में जो रेशियो होता है उसको मेंटेन करके रखा जाता है। मतलब उनके बीच में जो रेशियो आता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जो इसको इक्वल रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। विच अकर्स विच अकर्स व्हेन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल। इसका मतलब क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती है तो आप बोल सकते हो इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इक्वल। अब नेक्स्ट आता है हमारे सामने, इट एक्सप्लेन द एग्रीगेट डिमांड कंप्राइजेस कंजम्पशन। यहाँ पे हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं, डिमांड एंड कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, नेट एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है डिमांड और सप्लाई को। द चैप्टर फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट को देखेंगे और इनके डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्म्स होती है इन्वेस्टमेंट की उसके बारे में भी डीप में स्टडी हम यहाँ पर करने वाले हैं। एज वेल एज द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स को भी समझेंगे। बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न इकोनॉमीज। इसी वजह से इसके सारे के सारे फैक्टर्स को समझना एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो कवर द इक्विलिब्रियम इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में जितने भी इक्विलिब्रियम होते हैं, यानी कि डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उसके बारे में भी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। वेयर मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई आर इक्वल, जहाँ पे मनी डिमांड और मनी सप्लाई क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। नाउ नेक्स्ट हमारे सामने आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड इज एक्सप्लोडेड। कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड का मतलब होता है जितने भी मनी है, ठीक है, एक तरीके से मनी का जब क्रिएशन हो रहा होता है तो कौन कौन से ऐसे एक्सेप्ट्स हैं, कौन कौन सी ऐसे पाथ हैं जिनको हमें समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। इज एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोड यानी कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, इतना हमें पता है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है अलॉन्ग विद द थ्योरी दैट डिटरमाइन द डिमांड ऑफ मनी। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, उनके थ्रू भी हम इनको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एडिशनली द चैप्टर एग्जामिन द रोल ऑफ बैंक, यानी कि आप इसमें बैंक का रोल भी देखोगे, मनी क्रिएशन में, क्रेडिट क्रिएशन में किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो आपको पता है जो बैंक्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, बिकॉज जैसे जैसे मनी क्रिएशन होता चला जाएगा उनके पास उतना ही इंटरेस्ट रेट भी आता चला जाता है। तो ये भी कुछ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपस में लिंक्ड है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो इम्पैक्ट पड़ता है सेंट्रल बैंक के ऊपर वो क्या होता है। और आपको पता है जो सेंट्रल बैंक के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो डायरेक्टली इसमें गवर्नमेंट आपकी इन्वॉल्व हो गई, तो मॉनिटरीज पॉलिसीज किस तरीके से बनाई जा रही हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक तरीके से लिंक्ड है गवर्नमेंट के साथ और साथ मिलकर मॉनिटरी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि किस तरीके से बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म किया जा सकता है और अच्छे से इफेक्टिवली काम किया जा सकता है, मनी क्रिएशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है और एक सोसाइटी में मनी की प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि एक क्रिएशन ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्न सोसाइटी, बिकॉज यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सभी लोगों के पास पैसा होगा तो सारी की सारी सोसाइटी में पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अब कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, क्या जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वहाँ की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आप एक तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को चेकआउट करोगे कि जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, सारी की सारी चीज़ों को चेकआउट करना ताकि आपको ईजी रिटर्न्स वहाँ से मिल सके जहाँ पे आप जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो अब एक और आपसे सामने रीड आउट कर रहा हूँ। एक्सपेंडिचर्स मेड बाय द बिजनेस सेक्टर ऑन द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट स्पेशली द परचेज ऑफ प्रोडक्टिविटी कैपिटल गुड्स, इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। यानी कि इनको थ्री पार्ट्स में और थ्री टाइप्स में क्या किया गया, ब्रॉडली एक तरीके से कैटेगराइज किया गया, ताकि आप जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ों को आपने डीपली मॉनिटर करना होता है, डीपली आपको समझना होता है, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं। सो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो आपको याद रखना है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस से रिलेटेड एक तरीके से इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसमें कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ध्यान आपको देना होता है वो आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द फर्म, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर फर्म के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की जाती है। जब किसी भी पर्टिकुलर फर्म के द्वारा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो ऑन द फिक्स इन्वेस्टमेंट दैट इज कैपिटल गुड लाइक मशीनरी
मशीनरी इक्विपमेंट बिल्डिंग फैक्ट्री, यानी कि आपने क्या क्या खरीदा है, आपने कोई मशीनरी ली है, कोई इक्विपमेंट लिया है, बिल्डिंग बनाई है, कोई आपने फैक्ट्री में रिनोवेशन का काम किया या फिर उसको खरीदा है, या उसमें कोई एक तरीके से आपने कुछ अलग से इंस्टॉल करवाया है। तो सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट का पार्ट हो जाती है, जिसमें आप कोई मशीन भी खरीद सकते हो, कोई इक्विपमेंट खरीद सकते हो, कोई बिल्डिंग खरीद सकते हो, उसके अंदर कोई काम करवा सकते हो, नई मशीन को इंस्टॉल करवा सकते हो। सारा का सारा चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको इसका। नेक्स्ट हमारे सामने आता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे कि वी आर द कॉमन पीपल, तो रेजिडेंस के ऊपर कोई खर्चा कर देना, ये आपका रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में आता है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू मैं समझाऊंगा, समझ आएगा आपको। जैसे कि इट इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स, यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं ऑन हाउसिंग, यानी कि हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्टर्स, यानी घर के ऊपर खर्चा करना, हाउसिंग पे, बिल्डिंग्स पे, ये क्या हो जाता है आपका रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। तो आपको याद रखना कि रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब हाउसिंग के ऊपर आप खर्चा कर रहे होते हो तो आप बोलते हो। तो रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट इंक्लूड स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको ओन किया जाता है। ऑक्यूपाइड बाय द इंडिविजुअल, इट्स ऑल्सो इंक्लूड रेजिडेंशियल प्लेसेस डेवलप बाय द बिजनेसमैन। जो रेजिडेंशियल जो प्लेसेस होते हैं, बिजनेसमैन इनको एक तरीके से डेवलप करवाते हैं और काफ़ी मोटा मुनाफा यहाँ से कमाते हैं। हुज बिजनेसमैन इज सेल, हुज बिजनेसमैन इज टू बी सेल और गिवन टू द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, हो सकता है इसको बेच भी सकता है, रेंट पे भी चढ़ा सकता है। मेनली मोटिव होता है मनी को अर्न करना, किसी भी तरीके से वो मनी को अर्न कर सकता है, बेच सकता है या फिर रेंट पे चढ़ा सकता है। To decide whether to go for this type of the investment or not, to benefit and cost associated with the must be seen, और किस तरीके से वो मनी को क्रिएट करता है विद द हेल्प ऑफ द रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो एक तरीके से डिपेंड करता है एक बिजनेसमैन के ऊपर, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आपका क्या क्या जाता है, आपको ध्यान देना है। इन्वेंट्री यानी कि जैसे कि आप बोल सकते हो ना कि रॉ मटेरियल पे भी खर्चा कर रहा है, फिनिश गुड्स के ऊपर भी खर्चा कर रहा है, तो इस तरीके से आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को समझ सकते हो। थोड़ा सा डीपली समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्म नॉट ओनली इन्वेस्ट इन फिक्स एसेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट में ही नहीं करती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अभी फिक्स नहीं है, उनके ऊपर भी खर्चा करना स्टार्ट कर देती है। जैसे कि लाइक रॉ मटेरियल, वर्क प्रोग्रेस, जो एक तरीके से काम प्रोग्रेस में है, उसके ऊपर भी एक तरीके से आप पैसा लगा सकते हो। जब एक तरीके से प्रॉपरली बन के तैयार हो जाएगा तो आपको ज़्यादा पैसा वहाँ से मिल सकता है। तो आप बोल सकते हो हाउ टू क्रिएट अ मनी विद द हेल्प ऑफ दिस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, किस तरीके से मनी को क्रिएट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि यू आर थिंकिंग लाइक अ मनी माइंडेड पर्सन, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए इस सारी की सारी चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। सो फिनिश गुड दैट इज कैप्ट इन स्टॉक, एंटिसिपेशन ऑफ द सोल्ड इन द फ्यूचर, एक तरीके से अपने पास रखना और बाद में इसको फ्यूचर में जब उसका प्राइस बढ़ जाए फिर बेच देना। तो ये क्या है, एक तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में आता है। पहले आपने 5 लाख की कोई चीज़ खरीदी, जब वो बन रही थी, बन के जब तैयार हो गई तो उसकी कीमत 8 लाख की हो गई, जब आपने बेच दिया आपको 3 लाख का फायदा हो गया। तो ये क्या है, एक तरीके से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, तो इसको भी आपको डीपली समझना था। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है टाइप्स ऑफ मनी डिमांड। अब किस किस टाइप की मनी डिमांड होती है वो आपको देखनी है। अलग अलग प्रकार की मनी डिमांड होती है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी हमने समझा था कि किस तरीके से मनी डिमांड को क्रिएट किया जाता है और किस तरीके से डीपली उनको समझा जाता है। तो ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा, बिकॉज इससे पहले वाले चैप्टर में भी इसको पढ़ा हुआ है और फिर भी मैं बताते हुए चलूँगा, आपको समझ आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई नीड टू बी अंडरस्टूड टू स्टैब्लिश द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को समझना। अब देखो, मनी की डिमांड इंक्रीज होती है, फॉर एग्जांपल एक तरीके से आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट अगर मिल रहा है, किसी भी पर्टिकुलर बैंक में आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप जाके वहाँ पे पैसा जमा कर दोगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिल रहा है, रिटर्न्स आपको काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आप वहाँ पे क्या करोगे, अपना पैसा नहीं डालोगे। तो मनी की डिमांड को क्रिएट करने के लिए भी इंटरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे रखा जाता है। तो आप बोल सकते हो मनी डिमांड रिफर्स टू द डिमांड फॉर द रियल मनी, दैट इज डिमांड ऑफ द मनी ट्रांजिशनरी पर्पसेस। ट्रांजिशनरी पर्पसेस के लिए भी इसको फोकसली देखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ फिलोसफर्स हैं उनके बारे में बात की गई, उनके बारे में समझते हैं। द केनेसाइसन थ्योरी ऑफ मनी डिमांड, जो कीनसेंसियस है, इनकी जो मनी डिमांड है इसके बारे में समझते हैं। उन्होंने क्या कहा था, तो अकॉर्डिंग टू द केनसेंस मनी इज अ वेरी लिक्विड फॉर्म ऑफ एसिड। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म ऑफ एसिड होता है, इसको हर कोई अपने पास रखना चाहता है। एंड एवरीवन वांट टू बी कीप इट, ठीक है, हर कोई अपने पास इसको रखना चाहता है इन कैश फॉर्म में, स्पेशली इन द 3 पर्पसेस। 3 पर्पसेस के लिए इसके पास रखा जाता है। तीनों को डीपली में आपको समझाने वाला हूँ। पहले आता है ट्रांजेक्शन पर्पस क्या होता है, स्पेकुलेटरी पर्पस क्या होता है और प्रिकॉशनरी पर्पसेस क्या होते हैं। तो ट्रांजेक्शन यानी कि जनरली क्या होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, यू हैव टू बी यूज द मनी और आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। दूसरा आता है प्रिकॉशनरी, जैसे कोई आपको एक्सीडेंट हो गया, आपकी जॉब चली गई, तो उस पर्पसेस के लिए इसका इस्तेमाल कर लेते हो।
स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि आपके पास मनी अभी पड़ी हुई है, उस मनी का आपने कुछ सामान खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, गोल्ड खरीद लिया, जैसी उसकी कीमत बढ़ी आपने उसको बेच के और ज़्यादा पैसा कमा लिया, वो होता है स्पेकुलेटिव पर्पसेस। प्रिकॉशनरी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उस मनी का इस्तेमाल किया, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया। ट्रांजैक्शन यानी कि कोई भी चीज़, किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा लिया। इन तीनों के तीनों पर्पसेस को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि तीनों के तीनों मनी डिमांड को बहुत अच्छे से इफ़ेक्ट करते हैं और एक तरीके से उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है ट्रांजैक्शन पर्पस को समझते हैं। द फर्स्ट एंड मेन पर्पस फॉर होल्डिंग मनी इन कैश फॉर्म फॉर डे टू डे ट्रांजैक्शन। डे टू डे ट्रांजैक्शन, सामान वगैरह खरीदने के लिए भी इसका पर्पस उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास पैसा होगा तो कोई भी सामान खरीदने में आपको दिक्कत नहीं होगी। सो देयर इज अ गैप बिटवीन द मनी इनकम रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। मनी इज रिसीव बाय द पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम बट एक्सपेंडिचर इज कंटिन्यू इन नेचर। यानी कि आपको पैसा मिल जाता है महीने में एक बार और पूरे महीने आप उससे खर्चा करते हो। ठीक है, एक बार पैसा मिलता है, पूरे महीने आप खर्चा उससे कर रहे होते हो। तो डिपेंड करता है कि एक महीने में जो आपको सैलरी मिली है, इस तरीके से खर्चा करना है कि जो लास्ट डे है, जिस दिन आपको सैलरी मिलती है, पैसा उस दिन तक आपके हाथ में होना चाहिए। और उससे पहले आप खर्चा कर लोगे तो आपसे किसी से उधार लेना पड़ेगा, आप डेट में आ जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन को आप नहीं चाहते हो। जिस हिसाब से पैसा खर्च करोगे, जिस हिसाब से आपकी इनकम या आपकी सैलरी है, उसी हिसाब से आप चलते हो। तो वही हम समझ रहे हैं, मनी रिसीव बाय अ पर्सन एट अ पर्टिकुलर टाइम बट एक्सपेंडिचर इज कंटिन्यू इन नेचर। मनी क्या होती है, आपको मिल जाती है बट आपके खर्चे हमेशा चलते रहते हैं। इफ देयर इज एन स्कॉन्जनाइजेशन बिटवीन इनकम रिसिप्ट एंड द पेमेंट, देन देयर विल बी अ लेस डिमांड फॉर द मनी होल्डिंग बाय द वाइस वर्सा। एक तरीके से पैसे आपके हाथ में कम होगा, डिमांड एक तरीके से कम क्रिएट होगी, पैसे का ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी, और एक तरीके से पर्टिकुलर जो स्नैरियो है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन पर्पसेस का काम आपको क्या देखने को मिल रहा है, जैसे जैसे मनी आपके हाथ में होगी उसी तरीके से खर्चे बढ़ते हैं, मनी नहीं होगी खर्चा आपका नहीं होगा। और जैसे जैसे इनकम क्रिएट होती रहेगी, डिमांड भी आपकी क्रिएट होती रहेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है, इट कैन बी डिनोटेड बाय द एमटी मनी डिमांड फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पसेज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेवल ऑफ इनकम। जैसी आपकी इनकम है टोटली वैसे ही आपके खर्चे होंगे। आपकी इनकम अगर 50 लाख की है तो आप मर्सिडीज में घूमेंगे, अगर 2 लाख की है तो आप छोटी गाड़ी में घूमेंगे। इस तरीके के खर्चे आपके होते हैं। देयरफॉर द नेचर ऑफ कर्व ऑफ एमटी विल बी अपवर्ड। एक तरीके से कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होती है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है उसी हिसाब से आपका ग्राफ में जो इनकम होती जो खर्चे हैं वो भी एक तरीके से आपके एमटी यानी कि काफ़ी लॉफ्टी ऊपर चलते जाएंगे। जैसे जैसे क्या होते जाएंगे, एकदम लॉफ्टी होते चले जाएंगे, ऊपर आपके यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कुछ कुछ पर्पसेस को जो इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है प्रिकॉशनरी पर्पसेस। क्या होते हैं प्रिकॉशनरी पर्पसेस का मतलब होता है, अगर एक हाइपोथेटिकली सोचते हैं कि फ्यूचर में कोई अगर प्रॉब्लम हो गई, आपकी जॉब चली गई, एक्सीडेंट हो गया, फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इश्यूज़ कोई आ गए, तो आप उस टाइम पे आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर उस टाइम पे आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको क्या करना, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को समझना और प्रिकॉशनरी पर्पसेस को भी इंडिकेट करना, और सारी की सारी चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ द प्रिकॉशंस लेना, मतलब प्रॉब्लम को आने से पहले रोकना। अब ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम में फंस गए उसके बाद सोच रहे हो किस तरीके से रिजॉल्व करूं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आ सकती है, उसी के हिसाब से हमेशा रेडी रहना, एक तरीके से प्रिकॉशनरी पर्पसेस को समझ सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपको हाईलाइट करके दिखाया है यहाँ पे कि फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज आ गई, इनलेस आ गई, अनप्लॉयमेंट एक्सीडेंट वगैरह कोई आ जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिकॉशनरी पर्पसेस के थ्रू ही समझना पड़ेगा, बिकॉज प्रिकॉशन लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो डेफिनेटली गॉट अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के फॉर्म में प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे प्रिकॉशंस को आप समझ रहे हो उसी हिसाब से आपकी एक तरीके से लाइफ को सस्टेन करने की एबिलिटीज भी इन दी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी काफ़ी बेटर होती चली जाएंगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्रिकॉशनरी काफ़ी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसी वजह से ज़्यादा फोकस इंस्टेंटली मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो जो कीनीज ने बताया है, टर्म्स ऑफ प्रिकॉशनरी मोटिव फॉर डिमांड फॉर द मनी, इट कैन बी डिनोटेड बाय एमपी। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसको सदैव एमपी से डिनोट किया जाता है, एमपी से डिनोट किया जाता है। इट ऑल्सो फंक्शन ऑफ इनकम डायरेक्टली और द प्रोपोर्शनली रिलेटेड टू द लेवल ऑफ इनकम। जैसी लेवल ऑफ इनकम है उसी तरीके के आपको क्या होगा, जो इनकम है आपकी इनकम जो है उसी के हिसाब से एक तरीके से आपकी इंक्रीज होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने 5,000 रुपये की इनकम को जनरेट किया तो 2,000 रुपये आप सेव करने की कोशिश करोगे, क्योंकि फ्यूचर में कभी भी अनसर्टेनिटी आ सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है।
उसी हिसाब से ग्राफ में इसको एमपी से समझाया जाता है। जैसे जैसे डिमांड, जैसे जैसे इनकम जनरेट होगी, उसी हिसाब से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या बढ़ता चला जाएगा, आपको प्रिकॉशनरी डिमांड भी इंक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट हमारे सामने आता है स्पेक्युलेटिव डिमांड। अब स्पेक्युलेटिव डिमांड का मतलब क्या है कि आपके पास अभी 5 लाख रुपए है, महंगाई क्या है, बढ़ती जा रही है। अब 5 लाख रुपए हैं तो आप सोचोगे इन 5 लाख रुपए से फटाफट कुछ प्रॉपर्टी गोल्ड वगैरह खरीद लूँ, क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इन पैसों की कीमत कम होती चली जाएगी। तो इसी हिसाब से आपने क्या कि 5 लाख का एक प्लॉट खरीद लिया और आज से 5 लाख 5 साल बाद उसको 10 लाख में बेच दिया, तो वो क्या है आपका, एक तरीके से यू आर यूजिंग और मनी टू क्रिएट अ मनी, यानी कि पैसे का इस्तेमाल किया आपने पैसे को पैसा बनाने के लिए। तो इसको आप क्या बोलोगे, स्पेक्युलेटिव डिमांड है कि आपने अपनी मनी को होल्ड करके रखा, आपने सही समय का इंतजार किया कि मैं सही समय पे इसका इस्तेमाल करके पैसे से पैसा बनाऊंगा, तो इसको आप क्या बोलोगे, स्पेक्युलेटिव डिमांड बोलोगे। क्या बोलोगे इसको आप, स्पेक्युलेटिव डिमांड बोलोगे। और जैसे जैसे एक तरीके से स्पेक्युलेटिव डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, बूमअप हो रहा है, बूमअप हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा इंटरेस्ट रेट, वैसे वैसे ही स्लोप आपका कैसा होता चला जाएगा, नीचे। कम होगा इंटरेस्ट रेट तो नीचे आएगा, जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा दोबारा से बाउंस बैक। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, और एमएसपी से इसको इंडिकेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है व्हेन बॉन्ड प्राइसेस इज लो। एक तरीके से क्या है, किसकी बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, बॉन्ड प्राइसेस की बात कर रहे हैं। व्हेन बॉन्ड प्राइसेस इज लो प्राइस विल परचेज इट। ठीक है, पीपल इज परचेज इट, जैसे बॉन्ड के प्राइस कम है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे और सही समय आने पर उसको बेच देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वहाँ पर कमाया जा सके। मान लो एक बॉन्ड 15 रुपए का मिल रहा है, सब लोगों ने खरीद लिया, जैसे 100 रुपए का हुआ सभी लोगों ने बेच दिया, क्योंकि सभी लोगों को पैसा कमाना है वहाँ पर। तो एक तरीके से किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि एक तरीके किस तरीके से उसको और बढ़िया तरीके से इंक्रीज अप किया जा सकता है, समझा जा सकता है। उसी तरीके से ग्राफ में भी समझाया गया, लिक्विडिटी ट्रैप और आरओआई के जरिए भी इसको समझाया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, टोटल डिमांड ऑफ द मनी इज द सम ऑफ द मनी डिमांड। जो टोटल डिमांड है, किसकी बात करें, टोटल डिमांड फॉर मनी इज द सम ऑफ द मनी डिमांड फॉर द ट्रांजेक्शन पर्पसेस, प्रिकॉशनरी पर्पसेस एंड स्पेकुलेटिव पर्पसेस। अलग अलग पर्पसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टी डी एम इज इक्वल टू एम टी प्लस एम पी प्लस एम एस टी। तो इसमें आपकी स्पेकुलेटिव डिमांड भी आ जाएगी, प्रिकॉशनरी भी आ जाएगी, और एक दूसरी वाली कौन सी थी आपकी, ट्रांजेक्शन पर्पसेस। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी आ जाएंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है टोबिन पोर्टफोलियो थ्योरी। अब जो टोबिन्स की जो पोर्टफोलियो थ्योरी है उसमें किस तरीके से चीज़ों को समझाया गया है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो पोर्टफोलियो रिफर्स टू अ मिक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एसेट्स दैट पीपल होल्ड इन विद इन दैम टू सेटिस्फाई देयर रिक्वायरमेंट। मतलब अपने एसेट्स को अपने पास रखते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब खर्चों को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एसेट, यानी कि मनी, पैसा, रुपया, इन सब से। So different proportions of the asset that individuals hold depend on the risk and the return of different assets and that hold wealth they have. तो द डिमांड फंक्शन कैन बी रिटर्न एज, तो डिमांड फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एम डी इक्वल्स टू आर एस आर बी वन आर ए एंड डब्ल्यू। यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म जैसे कि यहाँ पे लिखी है, आर एस एक्सेप्टेड रियल टर्न ग्रो एक्सेप्टेड रियल रिटर्न स्टॉक, मैंने बताया यहाँ पे आर बी एक्सेप्टेड रियल रिटर्न स्टॉक, आर ई एक्सेप्टेड इन्फ्लेशन रेट, डब्ल्यू रियल वेल्थ। ये सारी की सारी चीज़ें एक तरीके से आप बोल सकते हो टोबिन जो पोर्टफोलियो थ्योरी है उसको इंडिकेट करती हैं किस तरीके से आप अपने एसेट्स का इस्तेमाल करते हो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, और अपने एसेट्स का इस्तेमाल इसलिए भी किया जा सकता है कि कैसे अपने एसेट्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो आप। ठीक है, उसमें भी इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिनके कुछ कुछ थ्योरीज जो हैं उनको और थोड़ा सा डीपली इंसिस्ट करते हैं और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो वेल्थ कंसीडर्स एट द इकोनॉमी, जो वेल्थ है इज कंसीडर एज एन इकोनॉमिक गुड एंड रिस्क इज इकोनॉमिक बैड, यानी कि इकोनॉमी में आप रिस्क ले रहे हो तो आपको हो सकता है नुकसान हो, वरना इकोनॉमिक वेल्थ इज गुड। नेक्स्ट है इट केस ऑफ मनी देयर इज नो रिटर्न इन और रिस्क, यानी क्या, इन केस ऑफ मनी देयर इज नो रिटर्न और, यानी कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिटर्न भी प्राप्त नहीं होंगे, कोई आपको रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। दूसरा हमें देखने को मिल रहा है द एक्सेप्टेड कैपिटल गेन ऑन बॉन्ड्स ऑन जीरो, यानी क्या है, जो द एक्सेप्टेड कैपिटल, किसकी बात कर रहे हैं, द एक्सेप्टेड कैपिटल गेन ऑन बॉन्ड इज जीरो, यानी कि आप कोई बॉन्ड है आपका, ठीक है, उसकी एक तरीके से वैल्यू आपकी जीरो है तो यू आर नॉट एबल टू बाई इट, आप उसको नहीं खरीदना चाहोगे क्योंकि उसकी वैल्यू एकदम जीरो है। अब हो भी सकता है फ्यूचर में उसकी बढ़ जाए, तो आप एक रिस्क लोगे कि हाँ अभी मैं इसको लेता हूँ, हो सकता है फ्यूचर में इस
जब महंगाई बढ़ेगी तो हो सकता है इसके प्राइसेस बूम अप हो जाए, मैं कुछ पैसे यहाँ पे कमा लूँ, वो एक अलग केस है। तो दिस इज बिकॉज द इंडिविजुअल इन्वेस्ट एक्सेप्ट कैपिटल गेन एंड लूजेस टू द इक्वली लाइक, और एक तरीके से इसमें गेन एंड लॉसेस दोनों के चांसेस आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दूसरा आपके सामने आता है बॉन्ड पे एन एक्सेप्टेड रिटर्न ऑन इंटरेस्ट। अब क्या है, जो बॉन्ड्स होते हैं एक्सेप्टेड इंटरेस्ट रेट तो आपको मिलता है, बट इसमें रिस्क भी होता है। हो सकता है कि आपने 500 रुपये में कोई बिटकॉइन का खरीदा है या फिर कोई भी पर्टिकुलर कॉइन खरीदा है, 500 का है, हो सकता है वो 700 का भी हो जाए, हो सकता है वो 350 का भी रह जाए। तो देर इज अ चांसेस ऑफ रिस्क। तो देर एक्चुअल रिटर्न इज अनसर्टेन द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लक्चुएट इवन द शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन में भी मार्केट क्या करती है, फ्लक्चुएट करती है। तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, आपको एक पर्टिकुलर लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है आपके सामने मॉनिटरी इक्विलिब्रियम किस तरीके से हेल्प करता है। सो मॉनिटरी इक्विलिब्रियम को भी समझेंगे। तो मॉनिटरी इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई का इंटरसेक्ट ईच अदर, एक तरीके से क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, एक तरीके से काटते हैं। तो मनी डिमांड इज इन्वर्सली रिलेटेड विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होती है, इन्वर्सली रिलेटेड होती है, यानी कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, वो उसके विपरीत दिशा में काम करेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। दैट्स वाई एमडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, कैसी होती है, हमेशा डाउनवर्ड करती हुई दिखाई देगी। ये आपको याद रखना है, जो एमडी कर्व है वो क्या होगी, हमेशा डाउनवर्ड होगी। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ग्राफ में किस तरीके से डाउनवर्ड करती है। तो द स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड द मनी इज सप्लाइड बाय द आरबीआई पर्टिकुलरली पॉइंट ऑफ टाइम, सो द मनी सप्लाई कर्व इज वर्टिकल वेयर बोथ कर्व आर इंटरसेक्ट इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड। तो अलग अलग फॉर्म में इसको आप बोल सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि जो एमडी कर्व है वो किस तरीके से, कौन से स्लोप में, किस तरीके से वहाँ पर किस सिचुएशन में डाउनवर्ड कर रही है, ये भी आपका यहाँ पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, चेंज इन मॉनिटरी इक्विलिब्रियम कैन चेंज ड्यू टू द चेंज इन मनी डिमांड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से आपस में एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हुए यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ ई पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कि यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसकी बात यहाँ पर हम कर रहे थे, एमडी पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं। तो द कर्व शो द इफेक्ट ऑन चेंज इन मनी डिमांड, यानी कि मनी डिमांड में चेंज के बारे में बात कर रहा है। ऑन इक्विलिब्रियम रेट of interest quantity of money due to the change in money demand, only rate of interest will change। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज होगा उसी हिसाब से आपके ग्राफ में भी चेंजेस होंगे। क्वांटिटी विल रिमेन सेम कांस्टेंट, क्वांटिटी हो सकता है सेम हो बट इंटरेस्ट रेट आपके चेंजेस हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मॉनिटरी इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है कि किस तरीके से ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे आप बात कर रहे हो जैसे कि MD1 MD2 को देख सकते हो, बीच वाली लाइन ये स्लोपिंग जो है इसमें भी धीरे धीरे आपको कमी देखने को मिल रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होगा उसी हिसाब से ही कम होती चली जाएगी। एज इट इज इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि द कर्व शोज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन द मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम। जैसे जैसे मनी सप्लाई में चेंज होगा उसी हिसाब से क्या होगा, ये चेंज होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मनी शुड ऑल्सो बी रिड्यूस ड्यू टू द चेंज इन द मनी, द सप्लाई ऑफ द मनी चेंज। ये क्या होगा, सप्लाई ऑफ मनी में भी आपको चेंज देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्राफ में मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसी तरीके से R1 और R2 यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। यहाँ से स्टार्ट किस पॉइंट पे हुआ है, यहाँ पे खत्म किस पॉइंट पे हुआ है, यहाँ पे स्टार्ट किस पॉइंट पे हुआ, खत्म किस पॉइंट पे हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इन्हीं चेंजेस के बाद हम मॉनिटरी इक्विलिब्रियम में करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एज इट इज यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग विद R2 एंड E2 की बात करें तो MD पे यहाँ पे लास्ट में उसी तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो M2 एक तरीके से डिक्रीजिंग ऑफ MS है, इंक्रीजिंग ऑफ मनी सप्लाई, दोनों के बारे में बात यहाँ पे हमने की है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग एवरीवन। और कोई भी अगर आपका डाउट होता तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट सेक्शन, मैं आपको क्लियर आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।